नमस्कार, मैं संजय कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव। आज का मेरा लेक्चर एमकॉम के अनिवार्य प्रश्न पत्र बिजनेस लॉ के चतुर्थ इकाई से संबंधित है, जिसका नाम है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999, इंग्लिश में जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 भी कहते हैं। आजकल हम देखते हैं तो इसे शॉर्टकट में फेमा के नाम से भी पुकारते हैं। फेमा ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कई शॉर्ट नाम है, जैसे एफ फॉर फॉरेन, ई फॉर एक्सचेंज, एम फॉर मैनेजमेंट, ए फॉर एक्ट। इस प्रकार फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का शॉर्टकट नाम है फेमा। तो इस एक्ट के बारे में जानने से पहले आपको मैं विदेशी विनिमय के बारे में बताना चाहूँगा। विनिमय क्या है आप जानते हैं, जब एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो हम इसे विनिमय कहते हैं। अब इसमें विदेशी विनिमय कहा जा रहा है, तो विदेशी विनिमय का मतलब ये है कि जब किसी एक देश के व्यापारी किसी दूसरे देश के व्यापारी को वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तब हम उसे विदेशी विनिमय कहते हैं। देखते हैं विदेशी विनिमय प्रबंधन। अब इसमें प्रबंधन शब्द भी है, तो विदेशी विनिमय का प्रबंध करने का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास रहता है और केंद्रीय सरकार जो है वो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से करती है। अतः विदेशी व्यापार का प्रबंधन करने एवं नियंत्रण करने के लिए विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू किया गया। वैसे सर्वप्रथम भारत में विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम की शुरुआत सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा के समय किया गया था। शुरुआत में इसका जो अधिकार है, इसको नियंत्रित करने का अधिकार जो है वो भारत रक्षा विभाग के द्वारा होता था और बाद में विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम 1947 लागू किया गया। इसको लागू द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया गया। इस अधिनियम में बहुत सारी खामियां थी और इन खामियों को दूर करने के लिए 1973 में उस अधिनियम में व्यापक परिवर्तन किया गया, जिसको 1947 में लागू किया गया था। तो 1973 में उसमें व्यापक परिवर्तन करके एक नया अधिनियम, जिसे हम विदेशी नियमन अधिनियम 1973 के नाम से जानते हैं और जिसे आजकल हम फेरा के नाम से जानते हैं, उसको लागू किया गया। तो फेरा का जो नियम था वो भी बहुत ही कठोर था। व्यापारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे व्यापारी तो अपने व्यापार को करने के लिए घबराते थे, क्योंकि बहुत जगह ऐसे होता था जिससे बार बार सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी, लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती थी। मतलब उसकी जो नियमावली थी वो बहुत कठिन थी, व्यापारी बहुत परेशान थे। तो बाद में फिर क्या किया गया, इसमें भी सुधार की गुंजाइश दिखने लगी और अत्यधिक कठोर नियम होने के कारण फेरा को भी परिवर्तित कर दिया गया और फेरा के स्थान पर उसमें बहुत सारे परिवर्तन करने के उपरांत एक नया अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसे हम विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के रूप में जानते हैं, जिसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 अर्थात शॉर्टकट में फेमा के नाम से हम जानते हैं। वैसे तो फेमा में फेरा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया, परंतु जो मुख्य परिवर्तन हमको देखने को मिला, जैसे विदेशी विनिमय संसाधनों में वृद्धि, विदेशी व्यापार में वृद्धि, प्रशुल्क में परिवर्तन, तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन किया गया और फिर पूरे भारत में 1 जून 2000 से फेमा लागू हो गया। अब हम इस अधिनियम के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये पूरे भारत में प्रभावी है। 1 जून 2000 से ये अधिनियम जो है पूरे भारत में लागू होता है और भारत में जो भी व्यक्ति जो निवास करते हैं उनके अधीन जो भी संस्था है, जो भी कार्यालय है, उनके द्वारा जो भी व्यापार की जाती है, वे सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है। जो
विदेशों से संबंध रखते हैं या विदेशों से आदान प्रदान करते हैं तो उनका पूरा संबंध विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम से हो जाता है और उनको इस नियम का पालन करना पड़ता है। जब हम विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 की बात करते हैं तो उसमें अनेक शब्द ऐसे मिलते हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे बहुत सारे पारिभाषिक शब्दावलियाँ सुनने को मिलता है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखते हैं, सबसे पहला अधिकृत व्यक्ति। अधिकृत व्यक्ति, तो अधिकृत व्यक्ति होता कौन है? तो अधिकृत व्यक्ति में अधिकृत डीलर, समुद्र पार बैंकिंग इकाई एवं वे समस्त व्यक्ति आते हैं जो तत्समय व्यापार करने के लिए अधिकृत होते हैं, वो अधिकृत व्यक्ति कहलाता है। दूसरा है चलन। तो इस अधिनियम के अंतर्गत हम चलन शब्द भी बहुतायत सुनते हैं। तो चलन में शामिल है पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, ये सब चलन के अंतर्गत आता है। और तीसरा शब्द हम सुनते हैं निर्यात। निर्यात के बारे में आप जानते हैं कि जब भारत के संबंध में ही देखते हैं, हमारे देश से जब विदेशों में माल निर्यात करते हैं या माल भेजते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश से किसी दूसरे देश में माल को ले जाना निर्यात कहलाता है। फिर हम एक और शब्द सुनते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, आयात। आयात में क्या होता है? विदेशों से माल हमारे यहाँ, तो विदेशों से जो माल या सेवाएं भारत में आती है उसे हम आयात करते हैं। पांचवा है करेंसी। करेंसी नोट्स भी कर सकते हैं। तो करेंसी नोट्स के अंतर्गत जो मुद्रा है वो शामिल की जाती है। जैसे भारतीय मुद्रा रुपया है, तो इसमें सिक्के के अलावा जो भी मुद्रा है वो सारी मुद्रा इसमें शामिल की जाती है। छठवां है विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा शब्द भी हमको सुनने को मिलता है। विदेशी मुद्रा के बारे में हम जान सकते हैं क्योंकि हम विदेशी विनिमय कर रहे हैं। अपनी माल जब हम विदेशों में बेचेंगे या विदेश में निर्यात करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे देश में उस देश की मुद्रा आ जाएगी, तो वो विदेशी मुद्रा कहलाती है। सातवां है व्यक्ति। तो हम विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम में व्यक्ति शब्द सुनते हैं। प्रायः व्यक्ति का मतलब प्राकृतिक व्यक्तियों से लगाया जाता है, पर यहाँ पर व्यक्ति का संबंध केवल प्राकृतिक व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि व्यक्ति में कंपनी, फर्म, कोई संस्था, बैंक, हिंदू अविभाजित परिवार, ये सभी व्यक्ति में शामिल की जाती है। अब हम देखते हैं आठवां, भारत में निवासी व्यक्ति। भारत में निवासी व्यक्ति। भारत में निवासी व्यक्ति। तो भारत में निवासी व्यक्ति को जानने के लिए हमको थोड़ा सा आयकर अधिनियम के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें उल्लेखित है कि एक व्यक्ति को कैसे निवासी कह सकते हैं, असाधारण निवासी कह सकते हैं, अनिवासी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके लिए दो शर्तें हैं, एक आधार शर्त, दूसरा है अतिरिक्त शर्त। आधार शर्तों में भी दो बातें का उल्लेख किया गया है। पहला ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, ये शर्तें उनको पूरा करना होगा। और दूसरी शर्तें हैं कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन वो भारत में रहा हो। तो ये दोनों आधार शर्तें हैं। मैं अतिरिक्त शर्तें भी बताना चाहूँगा। अतिरिक्त शर्त ये कहता है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष वो भारत में रहा हो। अतिरिक्त शर्त की दूसरी शर्त है, भारत में वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में
कुल 730 दिन भारत में रहा हो। ये जैसे मैं दिनों के बारे में बता रहा हूँ, तो दिनों की गिनती जो है वो कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं है, वो अलग अलग समय में भी आके भारत में रह सकता है। तो यहाँ पर मैं 2 आधार शर्तें बताया, 2 अतिरिक्त शर्तें बताया। तो हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति जो दोनों आधार शर्तों में से एक शर्तें पूरी करता है और नीचे के दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी करता है, तो हम उसको भारत में निवासी व्यक्ति कहते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ भारत में निवासी व्यक्ति, तो आधार शर्तों में से दोनों में से कोई भी एक शर्त और अतिरिक्त शर्तों में से दोनों शर्त पूरी करता है, तो हम उसको भारत में निवासी व्यक्ति कहते हैं। साथ ही साथ अब मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आधार शर्तों में से एक शर्त तो पूरी करता है परंतु दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी नहीं करता है, तो वह असाधारण निवासी कहलाता है। हम उसे भारत में असाधारण निवासी कहेंगे। थोड़ा सा आगे और ले जाता हूँ इसमें कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दोनों आधार शर्तों को पूरी नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति भारत में अनिवासी कहलाता है। और तीनों ही दशा में अगर हम इन पर कभी कर लगाते हैं तो अलग अलग तरीके से कर की गणना करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे भारत में निवासी व्यक्ति, ठीक है, हुआ है प्रतिभूति। इस अधिनियम में हम प्रतिभूति शब्द भी बार बार सुनते हैं। प्रतिभूति में शामिल है बॉन्ड, स्टॉक, अंशपत्र, ऋण पत्र, बचत प्रमाण पत्र या ऐसे बचत प्रमाण पत्र से है जो सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम 1951 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। 10वां है अंतरण। हम इसमें अंतरण शब्द भी सुनते हैं। तो अंतरण में शामिल है क्रय, विक्रय, विनिमय, उपहार, ऋण, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो अंतरण के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 की पारिभाषिक शब्दावलियों पे अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो फेमा के बारे में जो शब्दावलियां हम सुनते हैं उसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं। तो चूंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह अधिनियम पहले फेरा के नाम से जाना जाता था, फिर और फेरा के अधिनियम जो है वो बहुत कठोर थे, उसमें परिवर्तन करने के बाद फेमा अस्तित्व में आया है। तो 1973 में जब फेरा अधिनियम लागू किया गया था, उस समय हमारे देश में विदेशी मुद्रा की कमी थी और फेमा ऐसे समय में आई है जिस समय लगभग हमारे देश की स्थिति अच्छी हो गई थी। तो फेमा में हम देखते हैं कि ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके आने के बाद अब व्यापार करने की जो सीमाएं हैं उसको काफी हद तक हटा दी गई है। एक सनसेट अनुच्छेद का भी जिक्र है। ये सनसेट अनुच्छेद क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। सनसेट अनुच्छेद जो फेरा में लंबित प्रकरण थे उसको पूरा करने के लिए 2 साल का अवधि दिया गया था, जिसको हम सनसेट प्रकरण के नाम से जानते हैं। 2 साल के भीतर उसको निपटाने के लिए समय दिया गया था। उस समय बहुत सारे व्यापारी लोग जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था वो अपनी मुकदमा को 2 साल से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए, क्योंकि 2 साल के भीतर यदि मुकदमे का निराकरण नहीं होता है या कोई डिसीजन नहीं आ पाता है तो फिर ऐसी दशा में उसको निरस्त माना जाएगा, ऐसा एक प्रावधान है। तो इस प्रकार से मैं फेमा के बारे में ही आज आप लोगों को बताया। तो फेमा को अध्ययन करने से हमको ये पता चला कि फेमा की जो नीति थी वो बहुत उदारीकरण की नीति थी, व्यापारियों के पक्ष में निर्णय लिया गया था। हालांकि कई आलोचकों का मत है कि पहले जो फेरा 1973 में लागू किया गया था वो अधिनियम भी ठीक था, क्योंकि फेमा के आने से कई ऐसे व्यापारी भी हैं जो विदेशों में अर्जित की गई आय
या हमारे देश में भी अर्जित की गई आयों को काला धन के रूप में विदेशों में रख रहे हैं। तो आलोचकों का यही कहना है कि इससे अच्छा, फेमा से अच्छा फेरा ही था, जो कम से कम ऐसे लोगों पर जो गलत कार्य कर रहे हैं, गलत व्यापार कर रहे हैं, काला धन अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए फेरा ही ठीक था। परंतु हम देखते हैं, फेरा और फेमा की तुलना करते हैं तो फेमा वाकई में एक अच्छा अधिनियम है और इस अधिनियम का अगर सही ढंग से पालन किया जाता है तो निश्चित ही हमारा देश जो है वो आयात निर्यात के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो फेमा है वो केवल नियंत्रित करने के लिए ही नहीं बनाया गया है, बल्कि ये समय समय पर व्यापारियों को सुझाव भी देता है, अपने अधिनियमों के बारे में भी बताता है। जैसे किसी व्यापारियों को अधिनियम के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है तो अधिनियम के बारे में भी बताता है, उनको व्यापार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करता है। व्यापार कैसे किया जाना है, विदेशी व्यापार कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें नियमावली है, क्या क्या समस्याएं आती है, उसके संबंध में भी हमको इस अधिनियम से काफी जानकारी मिल जाती है। अगर एक व्यापारी निश्चित ढंग से फेमा का अध्ययन करता है और इसके अनुसार अपना व्यापार करता है तो निश्चित ही अपने व्यापार को काफी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्योंकि अभी के समय ऐसा हो गया है कि केवल अपने वस्तुओं को हम अपने ही बाजार में नहीं बेच सकते, अपने वस्तुओं को हमको विदेशी बाजार में भी ले जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया है और ऐसे समय में हम देखते हैं कि विकसित देश के लोग, विकसित देश के व्यापारी लोग हमारे देशों में या विकासशील देशों में, पिछड़े देशों में अपनी वस्तुओं को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे देश के व्यापारी भी हमारे देश में निर्मित वस्तुओं को विदेशों में बेचे, विदेशों में निर्यात करें, ताकि हमारे देश में भी विदेशी पूंजी अधिक संख्या में आ सके, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और आगे मैं कह सकता हूं कि निश्चित ही हमारे व्यापारी लोग इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा देश निश्चित ही आगे जाएगा। हमारे व्यापारी लोग भविष्य में और ज़्यादा उत्पादन करके निर्यात की मात्रा को बढ़ाएंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि धीरे धीरे आयात कम हो जाएगी, क्योंकि अच्छा मूल मंत्र वही है कि आयात कम होनी चाहिए, निर्यात ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब हमको अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसके लिए जरूरी है कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 का ज्ञान हो, तो व्यापारी अपना व्यापार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर सकता है। तो मेरा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, परंतु आज मैं सिर्फ आपको केवल फेमा के बारे में ही जानकारी दिया हूँ। फेमा के बारे में ये बहुत सूक्ष्म है। अगले लेक्चर में मैं फेमा के उद्देश्य के बारे में बताऊंगा और फेरा और फेमा में क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिला है, मतलब फेरा से फेमा में कितना परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन का हमारे व्यापारियों को क्या लाभ हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।